नमस्ते साथियों। आज हम लोग क्लास 12 के न्यू एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर 1 का चौथा लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें टॉपिक होगा पुम बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन। ठीक है। पुम बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन, ठीक। अर्थात पुम बीजाणु या लघु बीजाणु जो बोला गया था वो किसको बोला गया था? नर युग्मक को। ठीक है। पुष्प में नर युग्मक को पुम बीजाणु बोला जाता है या लघु बीजाणु बोला जाता है। ठीक है। अर्थात युग्मकों का निर्माण क्या कहलाएगा? पुम बीजाणु। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? युग्मकों का निर्माण। ठीक है। यानी कि और युग्मक को क्या बोला गया था? लघु बीजाणु। ठीक है। क्या बोला गया था? लघु बीजाणु। ठीक। तो हम लोग जानेंगे किस प्रोसेस कैसे कैसे लघु बीजाणु या नर युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक का निर्माण। ठीक है। इसमें कोई डॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुम बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन। ठीक। अर्थात किसको? नर युग्मक, पुष्प के नर युग्मक को क्या बोला जाता है? लघु बीजाणु। ठीक है। क्या बोला जाता है? लघु बीजाणु। ठीक। और इसको क्या बोला जाता है? पुम बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन। अर्थात युग्मकों का निर्माण। ठीक है। युग्मकों का निर्माण क्या कहलाएगा? पुम बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन। यदि पुष्प का बात किया जाए, यदि एक दिन का पुष्प हो, ठीक, तो वह बिल्कुल नवीन पुष्प में क्या रहता है? परागकोश बिल्कुल खाली रहता है, उसमें पालियां भी उपस्थित नहीं रहता है। मान के चलिए ये पुष्प है, ठीक है, जो कितने एक दिन का है। ठीक। तो पुष्प का ये वाला भाग क्या कहलाएगा? परागकोश कहलाता है, सॉरी पुमंग कहलाता है। ठीक है। तो यदि एक दिन के पुमंग का बात किया जाए, ठीक, एक दिन के पुमंग का बात किया जाए तो वह बिल्कुल खाली रहता है, अंडाकार नुमा संरचना होती है। ठीक। इसमें किसी भी प्रकार का पाली या किसी भी प्रकार का पहले कोशिकाएं नहीं रहती है। ठीक है। ये बिल्कुल खाली इस टाइप से आपको दिखेगा यदि आप एक दिन के पुष्प को के पुमंग को लीजिएगा, ठीक, और उसके ऊपर वाले भाग अर्थात परागकोश को यदि काटिएगा, ठीक, तो काटने पे ये क्या बिल्कुल खाली, इसमें लोब वगैरह यानी कि पालियां वगैरह प्रकोष्ठ वगैरह नहीं दिखाई देगा। ठीक है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों? एक कोशिकाएं होती है जिसको कहते हैं विभिज्योति की उत्तक। ठीक है। सिर्फ उन्हीं से यह भरा रहता है। जो नवीन परागकोश होते हैं, ठीक है, नवीन पुमंग होते हैं, नवीन पुमंग में सिर्फ क्या रहते हैं? एक कोशिकाएं उपस्थित रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? विभिज्योति की उत्तक। ठीक। उसके पहले जो है एक लेयर बना रहता है, किसका? बाह्य स्तर का। ठीक। इसको काट के देखने पे पता चलेगा। तो इसको यदि काट दिया जाए तो संरचना ही किस टाइप से हो जाएगी? संरचना इस टाइप से दिखेगी। ठीक। इसको यदि संपूर्ण देखिएगा जूम करके, तो इसकी संरचनाएं
बिल्कुल बिल्कुल इस टाइप से रहेगी। ये दिखने को मिलेगा आपको जब नवीन पुमंग होते हैं, ठीक है, उसके यदि परागकोश को काटिएगा इस टाइप का संरचना दिखने को मिलेगी। इसमें लोब वगैरह पालियां वगैरह उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें होते क्या है दोस्तों, तो होते हैं इसमें एक बाह्य स्तर, ठीक है। इसमें केवल एक बाह्य अस्तर होते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो बनाया जा रहा है, ये क्या है, बाह्य अस्तर, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या उपस्थित होती है, विभज्योति की उत्तक, ठीक। ये जो है आपका, ये क्या है, बाह्य अस्तर है। ये आपका बाह्य अस्तर, ठीक। तो यदि नवीन परागकोश का बात किया जाए तो उसको यदि काट के देखिएगा तो सिर्फ एक बाह्य अस्तर रहता है, ठीक है। इसके अलावा क्या रहेगा दोस्तों, इसके अलावा एक कोशिकाओं से ये संपूर्ण स्ट्रक्चर भरा रहता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, विभज्योति की उत्तक, ठीक है। क्या कहते हैं, विभज्योति की उत्तक, ठीक। तो इनके अलावा जो है ये पूरे नवीन परागकोश एक कोशिकाओं से भरा रहता है, जिसको क्या कहते हैं, विभज्योति की उत्तक, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, विभज्योति की उत्तक। याद रखना है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, विभज्योति की उत्तक। ठीक, तो अर्थात नवीन परागकोश किन से भरा रहता है, क्या क्या रहता है नवीन परागकोश में, क्या क्या उपस्थित रहता है, तो एक तो बाह्य स्तर और दूसरा विभज्योति की उत्तक, ठीक। यदि एक दो दिन का समय बीत जाए तो इसमें क्या होता है, ये इस टाइप से संरचनाएं हो जाती है। ये धीरे धीरे बढ़ने लगती है, ठीक है। ये परागकोश जो है, परागकोश में कुछ चेंजिंग भी होने लगते हैं, ठीक, और संरचनाएं में भी बदलाव होने लगते हैं, ठीक है। जो इस टाइप से संरचनाएं हो जाती है, ठीक। और इसके जो है इसमें एक बाह्य अस्तर होता है, तो ये बाह्य अस्तर तो होना ही है, ठीक है। बाह्य स्तर के अलावा क्या होता है इसमें, बाह्य स्तर पे ये परागकोश के चारों ओर एक कोशिका इसमें, ठीक है, वृद्धि करके चारों कोनों पर, ठीक है, एक कोशिकाएं वृद्धि करके ये वृद्धि होती है, एक एक कोशिकाएं में वृद्धि होती चारों कोना पर, और उसमें पूर्ण रूपेण केंद्रक और कोशिका द्रव्य विकसित होने लगते हैं, ठीक है। तो इसके परागकोश के चारों कॉर्नर पे, ये चारों कोनों पर एक कोशिकाएं विकसित हो जाती है, ठीक है। कोशिकाएं विकसित होने के साथ साथ इसमें क्या, कोशिका द्रव्य और केंद्रक विकसित होने लगते हैं, ठीक है। इसमें क्या विकसित होने लगते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक विकसित होने लगते हैं, ठीक है। इन कोशिका को क्या कहते हैं, प्रपर्शु कोशिका। इसके अलावा जो भी स्थान है इसमें क्या, कोदशी उत्तक, ये प्रपर्शु सॉरी विभज्योति की उत्तक से भरा रहता है, ठीक है। ये इनके अलावा विभज्योति के उत्तक के द्वारा ये भरा रहता है, ठीक। इनके अलावा जो भी खाली स्थान है इससे जो है, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। इनके अलावा नवीन परागकोश जो विभज्योति की, ठीक है, विभज्योति की उत्तक के द्वारा ये भरा रहता है, ठीक है, नवीन परागकोश। इसके अलावा ये विभज्योति की उत्तक के द्वारा संपूर्ण भरा रहता है, ठीक है। इसके बीच में कुछ कोशिकाएं, कुछ विभज्योति की कोशिकाएं
विकसित होकर के संवहन बंडल बनाता है। ठीक है, इसके बीच में कुछ कोशिकाएं विकसित होती है। ठीक है, और विभजक कोशिकाएं विकसित होकर के क्या बनाते हैं, संवहन मंडल। संवहन मंडल का निर्माण करती है। ठीक है, और ये जो है चारों कोर्नल पे एक कोशिकाएं बाह्य स्तर के जस्ट ऊपर, ठीक है, परागकोश के चारों कोना पे 1 से 2 दिन की यदि परागकोश, नवीन परागकोश 1 से 2 दिन की होती है तो इसमें एक कोशिकाएं विकसित होती है विभजक की कोशिकाएं से चारों कोर्नल पे, और उसमें कोशिका द्रव्य, ठीक है, साथ ही साथ केंद्रक का विकास होता है। ठीक है, इस कोशिका को क्या कहा जाता है, प्रपर्शु कोशिका। इस कोशिका को क्या कहा जाता है, प्रपर्शु कोशिकाएं। ठीक, इसके आगे की यदि बात कीजिएगा तो परागकोश में कुछ संरचनाएं में भी परिवर्तन होने लगता है। और बाह्य स्तर पे जो एक कोशिकाएं चारों कॉर्नल पे परागकोश में, नवीन परागकोश में विकसित हुई, ठीक, जिसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक धीरे धीरे या पूर्ण रूपेण विकास किए, उस कोशिका में विभाजन होता है। कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, ठीक है, 2 कोशिकाओं का यहाँ निर्माण होता है, अर्थात परपर्शु कोशिकाएं में विभाजन होता है। ठीक, विभाजन करके यह एक से कितने, दो कोशिकाएं के निर्माण करते हैं चारों कॉर्नर पे। ये क्या थे दोस्तों, प्रपर्शु कोशिका। ये प्रपर्शु कोशिका में विभाजन होती है, कौन सी विभाजन, समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये 2 कोशिकाएं का निर्माण करती है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रपर्शु कोशिकाएं विभाजन करके, ठीक, कौन कौन सी कोशिकाएं का निर्माण करते हैं। ठीक, तो बाह्य स्तर, ये जो ऊपर वाला भाग है ये कहलाता है बाह्य कोशिका भित्ति, और ये अंदर वाला जो है अंतःपुंबीजाणु कोशिकाएं। ठीक है, अंतःपुंबीजाणु कोशिकाएं। ठीक है, अंतःपुंबीजाणु कोशिकाएं। प्रपर्शु कोशिकाएं में क्या होती है, समसूत्री विभाजन होती है। ठीक है, परशु कोशिकाएं में समसूत्री विभाजन होती है। समसूत्री यदि विभाजन हो तो समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाएगी, समान रह जाएगी। ठीक है, और एक कोशिकाओं से 2 कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप परपर्शु कोशिकाएं 2 कोशिकाएं का निर्माण करते हैं। कौन कौन सा कोशिका है दोस्तों, प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं और पुंबीजाणु कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं और पुंबीजाणु कोशिकाएं, सॉरी, ये जो है बाह्य यहाँ कौन सा कोशिकाएं बनाएंगे, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। ठीक है, तो
परपर्शु कोशिकाएं विभाजन होकर के, कौन सा विभाजन, परपर्शु कोशिकाएं में समसूत्री विभाजन होती है, और समसूत्री विभाजन करके ये किस चीज का निर्माण करता है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बाह्य प्राथमिक भित्तीय कोशिका, ठीक है। और उसके बाद अंतः पुंबीजाणु कोशिका, ठीक है, अंतः पुंबीजाणु कोशिका, ठीक, अंतः पुंबीजाणु कोशिका का ये निर्माण करते हैं, ठीक। इसके आगे यदि बात कीजिएगा तो लगभग पूर्ण रूपेण ये मेच्योर हो जाते हैं, ठीक। इसके बीच में यहाँ भी बीजोत्पत्ति की कोशिकाएं उपस्थित होंगी, साथ ही साथ संवहन मंडल उपस्थित होंगे, ठीक है। इस बात को याद रखना, हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक, क्योंकि टाइम अधिक लगेगा। इस टाइप से यदि आप पहले लेक्चर को देखिएगा, ठीक है, उसमें पूर्ण रूपेण परागकोश, मेच्योर परागकोश का चित्र बनाया गया था, ठीक। तो उस टाइप से आपको दिखेगा। ये रहा आपका मेच्योर परागकोश का फिगर। अब देखिए, ठीक, प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं जो है, प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं, इसमें क्या होता है, विभाजन होता है, ठीक है। प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं में विभाजन होती है, प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं, ठीक। ये प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं जो है, जो कि परपर्शु कोशिकाएं में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बना है, ठीक है। इसमें भी विभाजन होता है, इसमें कौन सा विभाजन होता है, इसमें भी समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इसमें 3 स्तर का, ये जो है 3 स्तर का, परागकोश के 3 स्तर का निर्माण करते हैं, ठीक है। किसी किसी परागकोश में 3 स्तर का निर्माण होता है, किसी किसी में 5 का होता है, अर्थात ऐसे कह सकते हैं इसको 3 से 5 प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 3 से 5 परागकोश भित्तीय का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये जो है 3 से 5 स्तर का निर्माण करती है, ठीक है, 3 से 5 स्तर का निर्माण करती है। किसके फलस्वरूप, इसमें भी क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 3 से 5 स्तर का निर्माण करती है, ठीक है। पहला स्तर कौन सा है, पहला स्तर को बोलते हैं अंतः स्तर, ठीक है, अंतः स्तर, ठीक। अंतः स्तर की संख्या कितनी होती है परागकोश में, 1, ठीक है। इसको बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस सबको याद रखना है, ठीक है। अंतः स्तर कितनी होती है, 1, ठीक। यदि मध्य स्तर का बात किया जाए, ठीक, तो मध्य स्तर की संख्या कितनी हो जाती है, मध्य स्तर कितनी हो जाती है, मध्य स्तर या तो 1 या तो 3, ठीक है। और टेपिटम, टेपिटम का बात किया जाए तो ये भी कितनी रहती है, 1, अर्थात समसूत्री विभाजन होता है कौन सी में, परपर्शु कोशिका में, और परपर्शु कोशिका में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यह किसका निर्माण करते हैं, 2 कोशिकाएं का निर्माण करती है, ठीक है। पहला प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं, ठीक है, ये अंदर वाला जो है प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो कि बाह्य स्तर से सटा रहता है, इसके ऊपर जस्ट जो रहता है वह पुंबजाणु कोशिकाएं, ठीक है। पुनः फिर जो है ये रिपीट होता है,
कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन होता है किसमें, प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं में, और प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं में समसूत्री विभाजन होती है, और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितने, यह जो है 3 स्तर का निर्माण करती है, ठीक है, 3 से 5 स्तर का निर्माण करती है। किसी किसी परागकोश में 3 स्तर होती है, ठीक है, किसी किसी में 5 स्तर होती है, ठीक है। तो इसमें स्तर कौन कौन सा है, अंतःस्तर, मध्यस्तर और टेपिटम, अंतःस्तर और मध्यस्तर और टेपिटम, ठीक है, याद रखिएगा। तो अंतःस्तर जो है सभी परागकोश में कितने, एक होती है। मध्यस्तर का यदि बात किया जाए तो किसी किसी पुष्प के परागकोश में मध्यस्तर केवल एक रहेंगे, और एक रहेंगे तो 3 नहीं रहेंगे, ठीक है, किसी किसी में क्या रहते हैं, 3 रहते हैं। अधिकांश परागकोश जो होते हैं उसमें मध्यस्तर की संख्या कितनी होती है, 3 ही होती है, ठीक है। उसके बाद सबसे अंदर वाला जो भाग होता है वह क्या कहलाता है, टेपिटम, ठीक है, सबसे अंदर वाला भाग, सबसे अंदर वाला स्तर क्या कहलाता है, टेपिटम। इसकी भी संख्या कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये आपका मेच्योर परागकोश, ठीक। इसमें यदि बात किया जाए तो सबसे पहले क्या रहेगा, अंतः स्तर इसमें मौजूद रहता, उपस्थित रहता, ठीक है। तो अंतः स्तर कब से, जब नवीन परागकोश होते हैं, ठीक है, नवीन परागकोश से ही क्या अंतः स्तर इसमें मौजूद रहते हैं। सॉरी, ये तो कंप्लीट हम मेच्योर बना दिए। चूंकि हम नवीन परागकोश पढ़ रहे हैं तो ये स्तर होगा नहीं, ये अंतः स्तर से ही डेवलप होता, सॉरी, बाह्य स्तर से ही डेवलप होता है। तो इसमें क्या रहेगा आपका, मध्य स्तर, सॉरी, बाह्य स्तर, ठीक है, ये क्या रह जाएगा, बाह्य स्तर, ठीक। तो जो कि जब नवीन परागकोश होते हैं उसमें भी बाह्य स्तर उपस्थित होते हैं। फिर किसका, एक कोशिकाएं उसमें डेवलप होती है, सिर्फ एक कोशिकाएं, उसमें पाली वगैरह प्रकोष्ठ वगैरह नहीं पाई जाती है, ठीक है, ना परागकण पाई जाती है, परागकण पाई जाती है, उसमें क्या रहती है, बाह्य स्तर के अलावा एक सिर्फ विभज्योतिक के उत्तक रहते हैं, ठीक है, विभज्योतिक के उत्तक, और विभज्योतिक के उत्तक में ही लगातार विभाजन होते रहते थे, लगातार विभाजन होते रहता है, और विभाजन के फलस्वरूप क्या, उसके परागकोश के चारों कॉर्नर पे एक कोशिकाएं विकास होती है, एक कोशिका में विकास होती है, जो विकास के साथ साथ उसमें क्या, कोशिका द्रव्य और केंद्रक पूर्ण रूप में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, विकसित हो जाते हैं, और फिर जब वह मेच्योर हो जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, प्रपर्शु कोशिका, प्रपर्शु कोशिका यदि मेच्योर हो जाते हैं, मेच्योर होने के फलस्वरूप उसमें कुछ समसूत्री विभाजन होता है, जब मेच्योर हो जाते हैं, और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण करते हैं, प्राथमिक वित्तीय कोशिकाएं और अंतः पुंबीजाणु कोशिकाएं का, ठीक है, अंतः पुंबीजाणु, सॉरी, प्राथमिक वित्तीय कोशिकाएं में फिर पुनः समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन से 3 से 5 स्तर का निर्माण होता है, अंतः स्तर, ठीक है, मध्य स्तर और टेपिटम, ठीक। तो ये जो हो गया आपका, ये क्या हो गया, बाह्य स्तर, ठीक है, जो नवीन परागकोश में भी उपस्थित रहते हैं, ठीक है। बाह्य स्तर के बाद इसमें क्या रहेगा, अंतः स्तर, ठीक है, बाह्य स्तर के अलावा इसमें बाह्य स्तर के बाद क्या रहेंगे, अंतः स्तर, अंतः स्तर की संख्या कितनी होगी, केवल 1, ठीक है, अंतः स्तर की संख्या कितनी रहेगी, केवल 1। ये जो बन रहा है आपका, ये क्या है, अंतः स्तर, जो किससे बना है, प्राथमिक कोशिका के, प्राथमिक वित्तीय कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप यह अंतः स्तर का निर्माण हुआ, ठीक है, प्राथमिक, इस बात को याद रखना, ठीक है, प्राथमिक वित्तीय कोशिका में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका, अंतः स्तर का निर्माण हुआ है, और अंतः स्तर की संख्या परागकोश में कितनी होती है, केवल 1 होती है, ठीक है, कितनी होती है, केवल 1 होती है, ठीक। पुनः किसका निर्माण होगा, मध्य स्तर का, ठीक है, मध्य स्तर कितने, या तो 1 होगी या तो 3 होगी, लेकिन अधिकांश जो परागकोश, पुष्प के परागकोश होते हैं उसमें मध्य स्तरों की संख्या कितनी होती है, बताइए, 3 होती है, ठीक है, कितनी होती है, 3, ठीक। तो यदि मध्य स्तर का बात किया जाए तो इसकी संख्या कितनी होती है, 3, ठीक है, मध्य स्तर का यदि बात किया जाए इनकी संख्याएं 3 होती है, हम थोड़ा छोड़ छोड़ के बना रहे हैं, ठीक है, बीच में क्योंकि स्पेस बचेगा नहीं।
तो मध्य स्तर की संख्या कितनी होती है? 3। ये रहा आपका एक। कितनी और चाहिए? ये हो गया आपका 2। ठीक है, ये जो बन रहा है अभी क्या बन रहा है? मध्य स्तर। चूंकि मध्य स्तर की संख्या कितनी होती है? 1 या 3, लेकिन अधिक परक कोष में कितनी होती है? 3। इसलिए हम यहाँ 3 को ही लेकर के या मान करके चलेंगे। ये रहा आपका ठीक। ये 3 स्तर हो गया। ठीक है, ये 3 स्तर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया? 3 स्तर। ठीक है, 3 स्तर में उसके बाद जो है क्या रहेगा? ये हो गया आपका बाह्य स्तर। ठीक है, ये वाला भाग जो है ये क्या हो गया? अंतः स्तर। अंतः स्तर। और ये जो है ये क्या हो गया आपका? मध्य स्तर। मध्य स्तर। ठीक है, कितने स्तर? 3 ही हुए। ठीक है, और एक क्या बच गया आपका? टेपिटम। ठीक है, टेपिटम की संख्या कितनी होती है? टेपिटम स्तर की 1। ठीक है, और ये जो है सबसे अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये लाल वाला भाग क्या हो गया आपका? टेपिटम। ठीक है, ये हो गया आपका टेपिटम। ठीक, तो सभी स्तर का निर्माण हो गया। ये हो गया आपका लाल वाला भाग टेपिटम। टेपिटम। ठीक, तो 5 स्तर का निर्माण हो गया। ठीक है, अंतः स्तर कितना? 1, मध्य स्तर 3। ठीक है, और टेपिटम 1, 5 हो गया। अब देखिए, ये तो प्राथमिक वित्तीय कोशिकाएं में समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 3 स्तर का निर्माण हुआ। ठीक है, अब चलते हैं जो दूसरी कोशिकाएं हैं, जो प्रपर्शु कोशिकाएं में विभाजन होकर के समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बना पुंबीजाणु कोशिकाएं। ठीक है, पुंबीजाणु कोशिकाएं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें क्या लॉजिक है? पुंबीजाणु कोशिकाएं जो है, पुंबीजाणु कोशिकाएं, इसमें होता है विभाजन। कौन सा विभाजन? इसमें 2 विभाजन होती है। ठीक है, पहला क्या है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? इसमें होता है समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण करते हैं? ये समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं। लघु बीजाणु। समसूत्री बीजाणु समसूत्री विभाजन यदि होगा तो लघु बीजाणु क्या हो जाएगा? 2n। मतलब ठीक है, समसूत्री विभाजन होगा। ठीक, पुंबीजाणु कोशिकाएं में, और पुंबीजाणु कोशिकाएं में समसूत्री विभाजन करके कितने लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ये विभाजन बार बार रिपीट होती रहती है। ठीक है, और लघु बीजाणु में जो है फिर विभाजन होता है
और विभाजन के फलस्वरूप ये क्या निर्माण करते हैं, नर युग्मक। ठीक है, इसमें कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होती है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन लघु बीजाणु में जब विभाजन होता है तो विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, नर युग्मक का। ठीक है, नर युग्मक का। ठीक, नर युग्मक। ठीक, तो इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समसूत्री विभाजन हुआ इसलिए लघु बीजाणु क्या हो जाएगा, 2n। ठीक है, और अर्थात गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी, इस पे आधी नहीं होगी। ठीक है, यानी कि दुगुनी ही रहेंगी लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु में क्या होती है, फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन जो है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका, नर युग्मक का निर्माण हो जाएगा। अर्थात नर युग्मक क्या हो जाएगा, अगुणित हो जाएगी। ठीक है, नर युग्मक क्या हो जाएगी, अगुणित हो जाएगी। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, इतना समझ में आया। लघु बीजाणु मातृकोश, लघु बीजाणु मातृकोशिका का निर्माण करते हैं। लघु बीजाणु मातृकोशिका। ठीक है, मातृकोशिका। ठीक, तो पुंब बीजाणु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। और जब पुंब बीजाणु सूत्री कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, विभाजन के फलस्वरूप कौन चीज का निर्माण करती है, लघु बीजाणु मातृकोशिकाएं का निर्माण करती है। ठीक है, लघु बीजाणु मातृकोशिकाएं का निर्माण करती है। और लघु बीजाणु मातृकोशिकाएं में पुनः अर्धसूत्री विभाजन होती है। ठीक है, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका, नर युग्मक का निर्माण करती है। अर्थात लघु बीजाणु मातृकोशिकाएं क्या हो जाएगी, दुगुनित ही रहेगी। ठीक है, और जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है फिर नर युग्मक प्राप्त होता है। ठीक है, और नर युग्मक क्या हो जाएगी, फिर अर्धसूत्री विभाजन हुई तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अर्थात नर युग्मक क्या हो जाएगा, अगुणित हो जाएगा। ठीक है, पुनः देखते हैं इसको। थोड़ा रिफ्रेश होने दीजिए। देखिए, तो ये क्या हो गया, एक नवीन पुष्प हो गया। ठीक है, नवीन पुष्प का यदि परागकोश लीजिएगा, ठीक है, यानी पुमंग को यदि लीजिएगा, पुमंग के परागकोश वाले भाग को यदि काट के देखिएगा तो वह बिल्कुल क्या, खाली दिखेगा। मतलब उसमें लोप वगैरह नहीं दिखेगा। ठीक है, मतलब पालियां वगैरह, प्रकोष्ठ वगैरह उसमें नहीं दिखेगा, बिल्कुल वह प्लेन दिखेगा। ठीक है, उसमें एक चीज उपस्थित, दो चीजें उपस्थित रहती, एक तो लेयर बना रहेगा। ठीक है, उसकी भित्ति के जस्ट नीचे एक स्तर बना रहता है जिसको क्या कहते हैं, बाह्य स्तर। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, बाह्य स्तर। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एक उत्तक बना रहता है जिसको क्या कहते हैं, विविज्योतिकीय उत्तक। ठीक है, क्या कहते हैं, विविज्योतिकीय उत्तक। या विविज्योतिकीय उत्तक में लगातार विभाजन होते रहता है। ठीक है, विभाजन होते रहता है, कुछ समय बाद फिर जो है ये विविज्योतिकीय उत्तक, विविज्योतिकीय उत्तक से ही 4 कोशिकाएं डेवलप होती है। परागकोश के 4 कोना में, चारों कोना में एक एक कोशिकाएं डेवलप होती है। अर्थात 4 कोशिकाएं डेवलप होती है। डेवलप होने के साथ साथ यानी कि साइज में वह क्या हो जाती है, अन्य कोशिकाओं से बड़ी हो जाती है। ठीक है, अन्य विविज्योतिकीय कोशिका से वह साइज में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। साथ ही साथ उसमें किसका विकास होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक का पूर्ण रूपेण विकास होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य, ये कोशिका जो बड़ा साइज का दिख रहा है आपको, बड़े, ठीक, इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक का पूर्ण रूपेण विकास होता है। ठीक है, और इस कोशिका को क्या कह देते हैं हम यहाँ, प्रपर्शु कोशिका। ठीक है, इस कोशिका को क्या कहते हैं, प्रपर्शु कोशिकाएं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एक बीच में जो है एक कोशिकाएं का बंडल बन जाता है जिसको क्या कहते हैं, संवहन बंडल। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, संवहन बंडल कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, संवहन बंडल कहते हैं। ठीक है, ये जो है दिख रहा है आपको, ये क्या है, संवहन बंडल। ठीक, एग्जैक्ट फिगर ये नहीं है, दूसरे तरीका से होगा समझने के लिए। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, संवहन बंडल कहते हैं। ठीक है, जब ये थोड़ा मेच्योर हो जाते हैं, 2 से 3 दिन का हो जाते हैं। ठीक है, फिर प्रपर्शु कोशिकाएं में, ठीक है, ये जो प्रपर्शु कोशिकाएं दिख रहा है, ठीक है, प्रपर्शु कोशिकाएं में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होती है। ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन प्रपर्शु कोशिकाएं में, प्रपर्शु कोशिकाएं में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं की निर्माण होती है। ठीक है, ये एक जो दिख रहा है आपको ये, ठीक है, बाह्य स्तर के जस्ट नीचे, और एक इसके ऊपर। ठीक है, 2 कोशिकाएं, ये बाह्य स्तर के
जस्ट ऊपर जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं। क्या बोलती है, प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं, ठीक है। और उसके ऊपर जो दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, पुंबीजाणु कोशिकाएं, ठीक है। क्या कहते हैं, पुंबीजाणु कोशिकाएं। अर्थात कहेगा प्रपरसु कोशिकाएं विभाजन करके कितने कोशिकाएं का निर्माण करती है, कितने कोशिकाएं का, दो कोशिकाएं का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सब पर, ठीक। प्रपरसु कोशिकाएं विभाजन करके कितने कोशिकाएं का निर्माण करती है, दो कोशिकाएं का। कौन कौन सा कोशिकाएं, प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं, ठीक है। प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं, या कहीं कहीं बोल सकते हैं, यह भी होता है कि बाह्य प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं, बाह्य प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं। दूसरी क्या होती है, अंतः पुंबीजाणु कोशिकाएं, या पुंबीजाणु कोशिकाएं भी बोला जाता है, या अंतः पुंबीजाणु कोशिकाएं, ठीक है। चूंकि ये बाह्य मतलब अंतः स्तर के समीप रहता है तो इसको क्या बोल दिया जाता है, बाह्य प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं। और ये जो है थोड़ा दूर रहता है, अंदर की ओर रहता है, ठीक है। पराकोश के अंदर की ओर रहता है पुंबीजाणु कोशिकाएं, इसलिए इसको बोल दिया जाता है अंतः पुंबीजाणु कोशिकाएं, ठीक है। इतना चीजें होती है। फिर जो है ये सेम रहेगा, संवहन मंडल रहेगा ही यहाँ, ठीक है। और विभुजुत्त के उत्तक भी यहाँ रहेगा खाली स्पेस में, ठीक है। फिर जो है फिर यह विकसित होता है, लगभग परागकोश का स्ट्रक्चर जो है चेंज होने लगता है इसके बाद, ठीक है। लगभग चेंज हो जाता है, मेच्योर फॉर्म में ये आ जाते हैं, ठीक है। इसको इससे पहले यदि आपको ध्यान हो तो इस प्रकार का हम फिगर बनाए थे या बनवाए थे, ठीक है। इस टाइप से बनवाए थे, ठीक। यही क्या हो गया, मेच्योर परागकोश, ठीक है। इस टाइप से बनवाए थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पूर्ण रूपेण मेच्योर परागकोश, ठीक। और पुनः जो है ये दोनों कोशिकाएं में विभाजन होती है। प्रथम प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं, ठीक है। प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं निर्माण में विभाजन होती है, कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, 3 से 5 स्तर का ये निर्माण करती है। 3 से 5 स्तर का, परागकोश के 3 से 5 स्तर का निर्माण करती है। पहला स्तर कौन सा है, अंतः स्तर, ठीक है। दूसरा स्तर, अंत स्तर की संख्या कितनी होती है, 1, ठीक है। मध्य स्तर की संख्या कितनी होती है, या तो 1 रहेगी या तो 3 रहेगी, ठीक है। इसलिए 3 से 5 बोला गया, ठीक है। या तो 1 रहेगी मध्य स्तर की संख्या, या तो 3 रहेगी। दूसरी सबसे लास्ट वाली क्या होती है, टेपिटम, ठीक है। तीसरे स्तर कौन सा है, टेपिटम, ठीक। तो ये विभाजित होकर के प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं 3 स्तर का निर्माण करती है, ठीक है। 3 से 5 स्तर का निर्माण करती है। पुनः जो है फिर विभाजन होता है किसमें, अंतःपुंबीजाणु कोशिकाएं में। अंतःपुंबीजाणु कोशिकाएं विभाजन होकर के किस चीज का निर्माण करते हैं, अंतःपुंबीजाणु कोशिकाएं विभाजन करके किस चीज का निर्माण करती है, लघु बीजाणु मातृकोशिका का, ठीक है। लघु बीजाणु मातृकोशिका में का अंतःपुंबीजाणु कोशिका में कितनी बार विभाजन होती है, 2 बार, ठीक है। प्रथम विभाजन में किसका, प्रथम बीजाणु में लघु बीजाणु मातृकोशिका का निर्माण करती है। प्रथम विभाजन में लघु बीजाणु मातृकोशिका का निर्माण करती है, ठीक है। पुंबीजाणु कोशिकाएं प्रथम विभाजन करती है। और प्रथम विभाजन जो होती है, कौन सा विभाजन होती है, समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होती है, समसूत्री विभाजन। अर्थात लघु बीजाणु मातृकोशिका क्या हो जाएगी, दुगुनित हो जाएगी। क्योंकि समसूत्री विभाजन हुआ तो गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाएगी, समान। इसलिए क्या हो जाएगा, लघु बीजाणु मातृकोशिकाएं क्या रहती है, दुगुनित। कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, ठीक है। लघु बीजाणु, ठीक है, लघु बीजाणु मातृकोशिकाएं अगुणित है या दुगुणित, ठीक है। क्योंकि यहाँ ध्यान में रहता है कि किस चीज का प्रोसेस, नर युग्मक का प्रोसेस, ठीक। और नर युग्मक में क्या ध्यान में रखते हैं हम लोग कि नर युग्मक का जो है निर्माण होगा तो अर्धसूत्र गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अर्थात यह क्या हो जाएगा, अगुणित हो जाएगा, जी नहीं। इसमें 2 विभाजन होता है, ठीक है। पुंबीजाणु कोशिकाएं में 2 विभाजन होता है। पहला विभाजन होता है समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप लघु बीजाणु मातृकोशिका का निर्माण होता है। इसलिए यह क्या हो जाएगा, दुगुणित रहेगा, न कि अगुणित, ठीक है। इसलिए यह दुगुणित रहेगा, न कि अगुणित। फिर लघु बीजाणु मातृकोशिकाएं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका, नर युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। लघु बीजाणु में पुनः अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के फल लघु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका, नर युग्मक का निर्माण होता है। अर्थात नर युग्मक जो होगा यह क्या हो जाएगा, नर युग्मक अगुणित हो जाएगा, ठीक है। नर युग्मक अगुणित होगा, न कि लघु बीजाणु मातृकोशिका। ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो नर युग्मक क्या हो जाएगा, अगुणित हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब इसके साथ जो है क्या डेवलप होने लगता है इसमें,
अब पूर्ण रूपेण ये परागकोश तैयार हो गया, ठीक है, लघु बीजाणुधानी तैयार हो गया, और इसके बीच जो है टेपिटम के अंदर क्या रहता है, परागकण, ठीक है, ये जो है टेपिटम के अंदर क्या रहता है, परागकण उपस्थित रहता है, ठीक है, टेपिटम के अंदर परागकण उपस्थित रहता है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कंप्लीट लेक्चर समझ में आया होगा। तो ये जो है टेपिटम के जस्ट नीचे क्या रहता है, परागकण, ठीक। तो हम जाने यदि अभी इस लेक्चर में कि पुंभ बीजाणु में संपूर्ण प्रोसेस नर युग्मक का निर्माण किस टाइप से होता है, स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में यदि पढ़िएगा तो आसान लगेगा, ठीक है, फिगर को रिलेट करके यदि एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं मैथ के जैसे तो समझ में आएगा, ठीक है। मैथ भी कठिन इसलिए लगता है क्योंकि सीक्वेंस में हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, उस टाइप से यदि यहाँ पढ़िएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक। एक सीक्वेंस में रिलेट करके, फिगर से रिलेट करके सारे टॉपिक को पढ़िए, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।